मैं बाहों का वासी हूँ, मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं बाहों का वासी हूँ, मैं अपनी बात सुनाता हूँ। नीलम मंजुनाथ मॅडम त्यांचं पुस्तक सरांना गिफ्ट करत आहेत. मंच पर उपस्थित, हिंदी समझते हैं ना सब लोग? मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, हमारे देश में बाम्बू की बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बननी चाहिए और लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। ये भाव मन में रखकर अनेक लोग आप जैसे अनेक सालों से इसके ऊपर कार्यरत है, उन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आपके प्रयासों के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दो तीन बातें बाम्बू को लेकर जो मेरे मन में है उस सुझाव के रूप में आपके सामने रखता हूं। किसी भी इंडस्ट्री को अगर सक्सेस करना है तो पहली बात ये होती है कि उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए प्रूवन टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। और चौथी बात जो होती है जो फिनिश प्रोडक्ट है, सुलेखाताई इकडे समोर समोर जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी मार्केटेबिलिटी है कि नहीं है। ये चारों इकडे समोर इथे कोच यही हमारे सबको ये बात जब तक हम ठीक से नहीं समझेंगे तब तक ये हमको यश नहीं मिल सकता। अब जैसे उदाहरण के लिए नुमालीगढ़ में हमने बाम्बू से इथेनॉल बनाया तो वहाँ के एमडी मेरे पास आए थे, तो नुमालीगढ़ से बांग्लादेश में पाइपलाइन डाली गई जिसमें पेट्रोल और डीजल जाता है। तो मैंने उनको कहा कि 20% पेट्रोल में जो बाम्बू से इथेनॉल बनेगा वो अगर आपने डाल दिया और बांग्लादेश भेज दिया तो एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, बांग्लादेश में पेट्रोल की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आसाम नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू काटना लाना ये रोज़गार भी तैयार हो जाएगा और एक प्रकार से प्रदूषण भी कम होगा। तो ये सब बातें जब जुड़ जाएगी तो सक्सेस स्टोरी बन सकती है। अभी जो फैक्ट्री डाली गई नुमालीगढ़ में उसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये मिसेस शुक्ला करके EIL की एमडी है, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। तो उनको मैंने बुलाया, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि अभी कैपिटल कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कर पाएंगे। तो पहली बात तो ऐसी है कि कोई भी चीज़ को मार्केट चाहिए, प्रूवन टेक्नोलॉजी चाहिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी चाहिए और मार्केटेबिलिटी चाहिए। अब आप में से अनेक लोग बाम्बू की चेयर्स तैयार करते हैं, कुर्सियाँ तैयार करते हैं, मैं देखता हूँ, पर मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं, पर मैं इतना समझता हूँ कि जो डिज़ाइन बना हुआ है वो मार्केट में क्लिक नहीं होगा। आपको ऐसे डिज़ाइनर्स को यूज़ करना चाहिए, ऐसे सुंदर डिज़ाइन बनाना चाहिए कि ग्राहक उसको तुरंत ले ले। तो पहली बात
जो बाम्बू पे काम करते हैं वो खुद ही डिज़ाइनर बन जाते हैं। ये मत करो। हर चीज़ का एक्सपर्टाइज होता है। बाल काटने वाला बाल काटता है, उसको अगर शेप बना दिया तो गड़बड़ होती है। मैं मुंबई में एक ताज लैंडस्टाइन होटल में जाता था, मैं अपने पत्नी को लेके गया, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, तो वहाँ एक डेविड करके शेफ़ है, हांगकांग से आया है। वो केनियन बीन के साथ मैं वो बड़ी मेरी फेवरेट डिश है, तो वो केनियन बीन को फ्राई करके लाता है। अब वो 5 स्टार होटल में उसकी कीमत 2-3 हज़ार रुपये प्लेट होगी। तो मेरे पत्नी ने मुझे कहा इसमें क्या बड़ा है, ये तो बीन्स है और ये फ्राई किए तो बन जाएगी। मैंने बोला आपको नहीं जमेगी, क्योंकि जब डेविड को मैंने बुलाया कि तुम कहाँ से हो, बोले हांगकांग से। तुम्हारा तनख्वाह कितना है, बोले 15 लाख। रहते कहाँ हो, ऊपर होटल में ही रहता हूँ, बोले। अब 15 लाख रुपए केवल उसको फ्राई करने के थोड़े मिलते हैं। हर चीज़ में एक्सपर्टाइज होता है। तो पहली बात, डिज़ाइन के लिए अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे डिज़ाइनर से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करिए। अभी हमने एक क्रैश बैरियर तैयार किया छत्तीसगढ़ में, और अभी उसकी ह्यूज डिमांड है। मैंने सब जगह NHI में ऑर्डर निकाला कि लो, पर बन ही नहीं सकता। अगर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ न करके बाम्बू का क्रैश बैरियर बड़े प्रमाण में बना तो उसकी रिक्वायरमेंट है। अब बाम्बू में हमारे यहाँ वर्धा में एमगिरी करके संस्था है, और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी काम जब तक मार्केट नहीं मिलेगा तब तक कोई मतलब नहीं उसमें। तो उनको मैंने कहा, तो उन्होंने 1.5 लाख की एक मशीन बनाई है और 3 mm के टुकड़े बाम्बू के तैयार करते हैं, और वो वाइट कोल करके यूज़ करना। तो मैंने, हमारे यहाँ गन्ने की मिल है, तो मैंने कहा हम गन्ने के भाव से बाम्बू खरीदी करेंगे, और उसके टुकड़े बनाकर अगर हम पावर में यूज़ करेंगे तो NTPC है ये, अगर हमारे यहाँ, मेरे यहाँ पावर प्रोजेक्ट है, तो मैं 5000 ट्रक रोज के खरीद सकता हूँ। इतना मुझे वाइट कोल चाहिए, कोल के बजाय अल्टरनेटिव करके। तो जो चलता है वो बनाओ। आपने अगर पर्स बनाई और कोई लेवाल नहीं, तो मतलब क्यों है उसमें, टाइम क्यों वेस्ट करते हो। जो डिमांड है वो बनाओ। पर जो लोग मिशनरी होते हैं उनका थोड़ा दिमाग भी हेड स्ट्रांग होता है, वो अपने जीत पे चलते हैं और वो बदलने के लिए तैयार नहीं होते। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और यही मार्ग से सक्सेस मिलेगा, ऐसा उनको लगता है। उनमें से, आप में से कोई ऐसे नहीं है। प्रैक्टिकली जो लोगों को चाहिए वो बनाओगे तो उसमें कॉस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है, और प्रोडक्टिविटी में कॉस्टिंग को कम करना भी इम्पॉर्टेंट है। और लोगों को जब तक पसंद नहीं आएगा तो नहीं होगा। और इसलिए बाम्बू के अनेक उपयोग हैं, पर जब तक मास एप्लीकेशन में लोग उसको स्वीकारते नहीं, वो बनाने में फिर आइडियलिस्टिक आइसोलेशन में ही ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको इसको मास प्रोडक्शन के साथ जुड़ना होगा तो पब्लिक को क्या चाहिए ये समझना होगा, और ये समझकर अगर आप करोगे तो होगा। अभी बंगलोर का एयरपोर्ट बन रहा बाम्बू का, अभी कतार में बाम्बू का उपयोग हुआ काफ़ी नए एयरपोर्ट में। अभी हमारे यहाँ दमन में, हमारे मालदीव्स में बड़े प्रमाण पर बाम्बू का उपयोग हो रहा है। अब कंस्ट्रक्शन में बाम्बू का हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी, जो प्रोडक्ट जिसकी मास रिक्वायरमेंट होगी वो आप करोगे तो उसमें सक्सेस होगी। और इसलिए चाहे फर्नीचर हो, चाहे हमारी क्रैश बैरियर हो, चाहे बाम्बू से पावर तैयार करने की बात हो, बाम्बू से इथेनॉल बनाने की बात हो, बाम्बू से CNG LNG बनाने की बात है, जो व्यावहारिक है वो अच्छा होगा। अभी जैसे मैं आपको, विदर्भ में ऑरेंज होता है, मैं कल एक ऑरेंज ऑर्किड में गया था, 19,000 उनके पास पेड़ है, और उसने मुझे कहा कि मैं हर साल, अभी एक पेड़ जब आएंगे तो मुझे 1 करोड़ रुपए के बाम्बू लगते हैं। तो मैंने उसको कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे वेस्ट लैंड पर और कंपाउंड जो है उसके बाम्बू क्यों नहीं खुद लगाते, और तुम तुम्हारा खुद का बाम्बू यूज़ करो।
आज सुबह मेरे पास फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन के एमडी आए थे और उन्होंने कहा कि चंद्रपुर में अभी 50,000 टन बाम्बू को फ्लावर आ गए, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो बाम्बू में कौन से अगरबत्ती के लिए उपयोगी में, कौन सा कपड़े के लिए उपयोग में, कौन सा आचार के लिए उपयोग है, कौन सा फर्नीचर के लिए, कौन सा क्रैश बैरियर के लिए, उसकी प्रोडक्ट में कौन सा वाइट कोल करके यूज़ किया जा सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन और चॉइस और आपका प्रोडक्ट और प्रोडक्शन, इसके में जब तक डिमांड एंड सप्लाई का तालमेल नहीं होगा तब तक बाम्बू सक्सेसफुल नहीं होगा। और इसलिए लोगों को क्या चाहिए ये देखकर आप करिए। अगर मार्केट मिल जाएगा तो ये दौड़ने लगेगा, फिर कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है जहाँ डिमांड है वो पूरी करने के बारे में हम लोग आगे आए और इस इंडस्ट्री को बनाए। इसका प्लांटेशन, इसकी स्पेसीज़, अब बाम्बू को ग्रास करके तो कोई परमिशन लगती नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें जो IITs है, डिज़ाइन सेंटर्स है, वो और अच्छा काम उसमें करें और पॉपुलर पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी जिसकी है वो चीज़ें तैयार करके हम आगे आएंगे तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री बनेगी। आप में से अनेक लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश में आप सबके सहयोग से कम 50,000 करोड़ की बाम्बू की इंडस्ट्री बनाने के लिए हम कोशिश करें। ये टावरी जी आए बीच में, मैंने बाम्बू की जर्सी, बाम्बू की अंडर पैंट, बनियान बहुत सुंदर बनी थी। वो प्रोडक्ट क्लिक हो सकता है। अभी बाम्बू के टूथब्रश बनाए, ब्रश बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो पब्लिक जिसको चॉइस करेगी उस चीज़ को बनाना चाहिए। तुम ये बात का आग्रह मत रहो कि मैं ऐसी बनाऊंगा, तो बनाते बनाते भंगार में जाएगी, कोई लेगा नहीं, तुम्हारा नुकसान होगा। पब्लिक को क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रही है, ये पब्लिक डोमेन में जब तक चॉइस लेकर आप काम नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। हम सब लोग मिलकर इसको सक्सेस करें। बाम्बू के बारे में मैडम ने भी कहा मुझे कि पूरे बाम्बू की सिटी बनाने के बारे में उन्होंने कहा है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हम धीरे धीरे पायलट प्रोजेक्ट में अगर ये सक्सेस करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सफलता मिलेगी। काम करने वाले काफ़ी लोग इसमें आए हैं और निश्चित रूप से भविष्य में आप सब लोगों को सफलता मिलेगी। उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और मेरी बात को समाप्त करता हूं। मुझे और 2 सेमिनार में जाना है। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद गडकरी सर, आपने जो सक्सेस फार्मूला और सक्सेस मंत्रा बाम्बू सेक्टर के लिए दिया है उस राह पे हम सब लोग काम कर रहे हैं और अभी आगे चल के बहुत जोश से इस पे और अच्छा काम करेंगे। ये हम हमारी फैटर्निटी की तरफ से हम आपको आश्वासित करते हैं। धन्यवाद। जो आधा अधूरा हमने बाम्बू थीम सॉन्ग छोड़ दिया था, वो हम रिक्वेस्ट करते कि उसको फिर से चलाया जाए। एक 2 मिनट का सॉन्ग है, आप सुन लीजिए। उसमें जो भावनाएं जुड़ी है बाम्बू के प्रति, जो बाम्बू फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, वो आपको सहज शब्दों में समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद। मैं बाम्बू वन का वासी हूँ, मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं बाम्बू वन का वासी हूँ, मैं अपनी बात सुनाता हूँ।
वासी हूँ, शुद्ध देसी आदिवासी हूँ। मैं बाम्बू वन का वासी हूँ, शुद्ध देसी आदिवासी हूँ। मैं आज के भीतर का हूँ कल, और काल के भीतर की धुन हूँ। मैं अपनी बात सुनाता हूँ, मैं बाम्बू वन का वासी हूँ, मैं बाम्बू वन का वासी हूँ। मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं कृष्ण कन्हैया की बांसुरी हूँ, और कान्हा का मधुबन हूँ मैं कृष्ण कन्हैया की बांसुरी हूँ, और कान्हा का मधुबन हूँ मैं। तू मुझ में समाया सारा है, मैं तुझ में समाया सारा हूँ। मैं अपनी बात सुनाता हूँ, मैं बाम्बू वन का वासी हूँ, मैं बाम्बू वन का वासी हूँ। ओ, मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं आदि भी अनादि भी हूँ, निराकार आकार भी हूँ। मैं आदि भी अनादि भी हूँ, निराकार आकार भी हूँ। सत भी हूँ, सतचित भी हूँ, मैं सत भी हूँ, सतचित भी हूँ। सतचित में आनंद भी हूँ, मैं सतचित में आनंद भी हूँ। मैं अपनी बात सुनाता हूँ, मैं बाम्बू वन का वासी हूँ, मैं बाम्बू वन का वासी हूँ। ओ, मैं अपनी बात सुनाता हूँ, मैं बाम्बू वन का वासी हूँ। ओ, मैं अपनी बात सुनाता हूँ, Thank you. मैं अपनी बात सुनाता हूँ। Very good. Now I call our eminent speaker, Kamesh Salam sir, who is the founder and CEO of Canbu. He is a former president of World Bamboo Organization, founder of World Bamboo Day, current founder and executive director of South Asia Bamboo Foundation. His career span across 3 decades, work with many state, national governments, United Nations bodies, and many trade associations. He is awarded with Outstanding Green Activist Award 2018 by Indian Federation of Green Energy. Besides this, he is a former member of Apex Committee of National Bamboo Mission of India. I welcome sir to share his knowledge on bamboo sector and enlighten us. Thank you. Without that, it will be difficult for me. I need this support. Okay. Yeah. Very good afternoon to all. And I would like to thank my friend Sunil Joshi ji for inviting me here, and also the
with the Vidarbha Industries Association for allowing to speak in front of you regarding bamboo. मेरा विदर्भा के साथ more than 30 years relation है. Vinu Kali ji था, I know him very well, more than 30 years back. Then I have Sunil Joshi ji, we went to China together for a training. 20 साल पहले होगा. So, but it is the first time I am in Nagpur. I am very thankful that I could visit Nagpur because I know a lot of people here in Nagpur. And also Gadkari ji, he released my book in Delhi 2 years back. And I am very happy to speak on the challenges on policy issues. मैं जो बोलने जा रहा हूँ policy issue, I can speak in 2 lines कि इंडिया में बैम्बू कुछ नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं हो रहा है. We can show pictures after pictures, we can discuss days after days. There is not a solution. You all are actors. Some are farmers, some are processors, some are industrialists, some are truck owners, some are... This has to integrate. जब तक integrate नहीं होगा, मैं बैम्बू बनाऊंगा नहीं होगा. It will not run like this. मैंने बैम्बू लगा लिया, 2 साल के बाद आया कि where is the bamboo lying? नहीं होगा. वियतनाम में गया, I went to the farmers. वियतनाम का जो बैम्बू है, Dendrocalamus barbatus, is like Tulda in India. वहाँ पे साइकिल अगरबत्ती ब्रांड ने 7 bamboo cluster लगाया, right? And ITC also put up around 7 or 8 10 bamboo cluster, funded by SIDBI, by Exim Bank. You can imagine Indian banks funding project in Vietnam and China, but they can't fund a project in Northeast. कि वहाँ problem है, मत जाओ. Because they want easy चाहिए, सस्ता में चाहिए. But ये Bangalore में landing cost of अगरबत्ती stick is 90 rupees, paying all the taxes. Bamboo agarbatti from Guwahati landing is even sending is 110 in Assam. आप देखिए, why? How it is it possible? Now we are very proud of Bangalore airport, made in China, right? Made in China. It's not Indian bamboo. We should be very happy. We should feel ashamed ourselves that we are importing bamboo to build a national structure like airport. So this is not a very good sign for bamboo industry. Because हम बोलते हैं ना, India is the second largest bamboo producer. कहाँ पे है? If we are the second largest producer, why are we importing bamboo? So गड़बड़ है कहीं पे. What is the गड़बड़? Because there is no apex body. देखिए, you take cigarette, कोई cigarette पीता होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है? Cigarette is injurious to health. और कैंसर के पिक्चर डाला हुआ है. But who's promoting cancer? Indian Tobacco Board. An IAS officer is a CEO. He's promoting tobacco. Why not bamboo? Why there are 7 agencies looking after bamboo? What is National Bamboo Mission doing? What is Bamboo Board doing? Nobody knows who's doing what. I have mentioned in a forum that National Bamboo Mission has made the rich officers and poor farmers. We don't see any farmers. We only see rich officers. I have planted this bamboo, I have planted that bamboo. ऐसा नहीं होगा. We have seen a lot of talks on, different products that can be made. I want to see the slides so that I can make you understand what is the value chain. We have to understand the value chain. What China is doing, what Vietnam is doing is the value chain. Roots किसी के पास जाता है, second 2 meter किसी के पास, middle portion किसी, top portion किसी. It has been shared by all the stakeholders. The Japan has a model, China has a model, Taiwan has every country has a model of bamboo growers, bamboo processors, and bamboo industries. यहाँ पे one person is doing everything. He is the grower, he is the processor, he is the making. Then our wastage बोलते हैं 80% है. And we don't combine anything. So these are the challenges. Like you see Spice Board, okay? Now my slides have come, but I will just go quickly. No, there is a problem with that. Oh my. People can see, you can see it here. No, but we are going to second slide. No, अब तो करेगा, but वहाँ नहीं move करेगा. अच्छा, वहाँ पे मैं कर सकता हूँ. Can I stand there? हाँ, नीचे बोल सकता हूँ. नीचे आके बोल सकता हूँ. Where is my? Yeah. So this is about my company. I will not go.
check. Hello, hello. Yeah. So everybody mentioned about sustainable development goals on bamboo. Then my take on Gandhiji's 150th birth anniversary. What Gandhiji said about the sustainable. Okay. Yeah. Second. Next. Yeah. No, it's okay. It's okay. It's okay. I don't need it. So what I said about the Sustainable Development Goals 1, what Gandhiji said, every villager is equipped, then, it is linked to Sustainable Development Goal 1. Now, what the Britishers who rule India said around in January issue of 1876, without bamboo, the Indians would be very poor and very poor indeed. देखिए जो रूल करके गया उन्होंने हमें बता के गया that if you don't grow bamboo, India will be very poor. Then what President Kalam said about bamboo in the National Bamboo Mission, about the village industries in the National Bamboo Mission, and I'm happy to tell you that I wrote this mission document for Planning Commission. So I have been involved in both sides of the table, this side or other side. Then Indian government also promulgated the Indian Forest Act to exempt bamboo from non-forest areas to the definition of tree. See, there's a catch here. Why non-forest areas? Why not from bamboo? Any bamboo. अब जंगल में जो आलू होता है, जंगली आलू होता है क्या? आलू होता है, right? So जंगल में टमाटर होता है और टमाटर होता है, जंगल में हो या बाहर हो. So why are we defining only from the bamboo growing area in the jungle? So this policy is half done. पूरा नहीं है. आप जंगल में होगा तो still आप टीपी देना पड़ेगा. So I feel that there should be a solution for this. So I'm not going to details. Then I did series of policy workshops starting, 2011 rather. क्या हुआ? Pranab Mukherjee was the finance minister of India. He passed the rule that bamboo duty should be decreased from 20% 10%. I was caught unaware. Times of India का एक आदमी ने मुझे फोन किया, Mr. Salam, ऐसा हुआ है कि you will be very happy to know that duty rate कम हो गया. मैं बोला is a blunder. We did a big blunder. Import duty कम होने से क्या है कि our country will be flooded with bamboo products. वही हुआ. So I think there are many issues that we need to see that where the blunders are being made by our politicians. Then what about bamboo? There are a lot of communication gap on the informations which I feel that it should be taken care. Then आदमी पूछता है first thing, ये viable है क्या bamboo करने के लिए? Everyone will ask whether bamboo is viable or not. Then operational difficulties, lack of developed market, logistics and supply chain, lack of work ethics. These are issues that we need to discuss. Right? हम पिक्चर देख सकते हैं, ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं. स्किल कहाँ से आएगा? Who is the skill council of bamboo? Which industry, which institute will teach us all these things? कहीं नहीं है इंडिया में. It's all blank. हम हवा में बात कर रहे हैं. Then where will the technology come from? China से आएगा, Vietnam से आएगा, इंडिया में बनाएगा. Big question mark. Indian bamboos are always hard. It's got lots of silica content and it is wild. उसके ऊपर जंगली है. None of them are planted. Then sustainable investment कहाँ आएगा? बैंक कितना फाइनेंस करेगा? कितना लोन मिलेगा? Big question mark. बैंक में प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है. बैंक because the bank manager doesn't know anything about bamboo. वो प्रोजेक्ट DPR दे दो, प्रोजेक्ट बना के दे दो, but बैंक उसके ऊपर बैठा रहता है. मुझे मालूम नहीं है क्या होता है bamboo. So these are the biggest constraint. Then research production system quality. This is another issue. When I joined UNIDO, मैंने 5 variety bamboo test करने के लिए FRI देहरादून और IPT बेंगलोर गया. वो लोग बोले हमको 2 साल लगेगा और 20 लाख लगेगा. मैं चाइना गया, नानजिंग यूनिवर्सिटी, 4 महीने में पूरा टेस्ट करके आ गया. The test reports are with me. उसी टेस्ट रिपोर्ट पे आज जो आप त्रिपुरा में जो epitome जो देख रहे हैं, this based on my test report in China. Because we need to test our bamboo. We need to do everything. Then training and capacity issues, big challenge. Most of the trainings are outdated. Certification of workers are needed. Trainings are not in a required market. Who will make the syllabus? Skill certifications are not available. Which training institute in India can be approached? कहाँ जाएंगे आप लोग? कल आप बैम्बू फैक्ट्री लगाएंगे, 200 आदमी एम्प्लॉय करेंगे, उसका स्किल क्या है? आप कहाँ पे जाकर लर्न करोगे? You can't bring a carpenter.
कोई आदमी नॉर्थ ईस्ट से एक आदमी कारपेंटर को लाके बना नहीं सकता. यू नीड स्किल क्वालिफिकेशन. अभी सेक्टर स्किल काउंसिल है, बैम्बू का काउंसिल नहीं है. इट्स अ बिग चैलेंज. देन world market, I will not touch. I think Mr. Sanjay Singh has touched on the market. International market is not domestic market. We all know bamboo market. I will not touch. But bamboo is one of the fastest growing plant, where it's called. It's also called Poorman's timber. Then it's a grass of plenty. You can do many things with bamboo. Then diversity जो है Asia में 65%, Africa में 28%, in Latin America 7%. Then what is bamboo? It's a grass. It's a grass basically, धान जैसा है, like rice, गेहूं जैसा. But you have to see very carefully this picture. Our bamboo is imported bamboo. It grows in cluster forming. What we see is a monopodal bamboo. It grows single. Single वाला soft है, very easy to manage. Narikal जैसा होता है, अलग अलग. It is easy to manage, but ours is very difficult. See the roots. This is here lies the catch of bamboo industry in India. We have not been able to do the proper harvesting techniques even for this bamboo. We have the horseshoe method. So many methods are there, but we don't do that. Except for pulp and paper, we do clear-cut harvesting. Like गन्ने के जैसा होता है, पूरा काटता है. But इसमें पूरा काटने की जरूरत नहीं है. You have to take out only the mature bamboo. These are the 10 commercial bamboo recommended by Government of India, by National Bamboo Mission. Most of them are available in many parts. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, we should be declared as a grass. आप बाकी को रखिए. So that this bamboo recognized will have a commercial value. Like China में एक और दो bamboo से काम करते हैं. They don't work in 10 bamboos. मोजो bamboo से काम पूरा machine उसी में align है. जैसे संजय सिंह ने बोला है about Tulda and Balcoa. आप टुल्डा जो काम करे बालकुआ घुसाओगे तो मशीन टूट जाएगा. It's very clear. It's understandable. See again, select harvesting is required. Forest clump management is not done. We keep bamboo like this. Manage नहीं करता, जब चाहे काटता है. But where is this picture I have taken Timor-Leste, a country in 2004 I was there. They manage. I have seen people managing. Then bamboo distribution, I'm not going to it. Bamboo India. Then challenge with bamboo. What are the challenges with bamboo? Just see. Challenge are this. आप कोई bamboo सामान देखोगे तो first question आप मन में आएगा, कब पोका पकड़ेगा? Everyone will say, कितना दिन बचेगा, कितना साल बचेगा, आप चेयर खरीदो, जो भी खरीदो, मन में यही आएगा कीड़ा कीड़ा कीड़ा. Why? Because there is a cellulose. Ethanol कहाँ बनता है? Cellulose से बनता है, right? But in your mindset, whether it's a toothbrush, whether it's a furniture, whether anything, mindset ही कब कीड़ा लगेगा? So we have to be very careful with this. बैम्बू का जो मन में जो है ना आदमी कि बैम्बू में जल्दी कीड़ा लगता है, घर बनाओगे बोलेगा. So these are the issues, right? Then, but there are traditional knowledge. These are the rickshaw वालास in Patna. इनका जो बालकुआ बैम्बू है, मैच्योर बैम्बू लेता है, 4 साल 5 साल के ऊपर लेता है, पानी में डुबाता है. So we also have lot of traditional wisdom among us. जैसे हम बैम्बू को नदी में रखता है, cow urine देता है. Also I have seen in Goa and Chennai, even they keep in sea water, saline water में रखते हैं, so that the cellulose content is taken out. Now, आप लोग जो देखते हैं, जो नीलम जी ने जो बोला वो बैम्बू बाजार कहाँ जाता है? मैक्सिमम गोes to असम. मैंने इंडिया में जितना बैम्बू बाजार में गया, असम बैम्बू मिलता है, हाँ असम बैम्बू मिलता है. So from Assam, this is how it goes. ये जो देख रहे हैं ये मुंबई जा रहा है, ये जो देख रहे हैं बैम्बू मार्केट है. तो वहाँ पे बैम्बू नॉर्थ ईस्ट का असम का हाईवे में बैम्बू ऐसा इकट्ठा होता है, इकट्ठा होके पूरा इंडिया घुस जाता है. So this is how the bamboos are distributed, and this is how bamboos are treated. Treatment and grading very much required, mainly for construction sector, any other sector. Now again you see here, आप जो नदी में हम लेके जाता है, इंडिया से अभी नदी में बैम्बू बहा के बांग्लादेश चले जाते हैं, कोई रुकने वाला नहीं है. So these are illegal smuggling that is taking place. So what we need, value chain, supply chain of or transport, cutting and sizing, splitting, also stacking the speed. जिसको बैम्बू में जितना आसान कर सके, ये वियतनाम में है, वियतनाम में बैम्बू काट के नहीं लाता जंगल से, इसी हालत में ले जाता है, क्योंकि अगरबत्ती बनाने के लिए जितना टुकड़ा वहाँ रख दिया, इट इज स्प्लिटेड राइट इन द जंगल. इंडिया में अलाउ नहीं करेगा, फॉरेस्ट वालों आके पकड़ लेगा, क्यों आप काट रहे हो जंगल. सो दिस इज हाउ गुड प्रैक्टिसेस इन वियतनाम. और देखिए ये जो पल्प है, दिस पल्प्स आर मेड इनटू फैब्रिक, जो भी है पल्प बनाता है, जितने भी कूड़ा है कॉस्टिक सोडा में डुबा के पल्वराइजर करके देन दे मेक इनटू पल्प. So what I am saying is that they use the wastage right there in the where the bamboo has been processed. Then distribution of planting material, very important.
ensure good raw material quantity. But we need to know among us who are the players. They are growers, they are owners, they are artisans, they are entrepreneurs, designers, buyers, so and so. So everyone has an actor to play in this game. And also product design development by refine. These are some process what Gadkari also mentioned right now about designing. Then jump. एक पीछे जाना है. No, आगे पीछे जाना है. पीछे, हाँ. नहीं, और पीछे. हाँ. देखिए इसमें क्या है? They are actors. They are bamboo family or household owners, bamboo farmer groups. They are function of collection, storage. Then service provider मैंने बोला, truck वाला भी काम चाहता है. So we have a lot of players in the bamboo system, ecosystem. So we have to see all the players in the ecosystem. Then there are a lot of constraints in the bamboo analysis, supply chain में, primary preparation, handicraft production, trading, consumption. There are challenges everywhere in bamboo. Now again, as मैंने बोला, पूरा every part can be used in bamboo. So then value chain of existing. So bamboo farmers, so there are many level of existing value chain. Then also production, then क्या क्या काम करते हैं, I will not go, you can read by line. So value addition कहाँ पे होता है? Cultivator, collector, local trader, big trader. So everyone is playing their game, their profit margin रखता है. So here you can see that कौन किसके पास profit रखता है. So even in bamboo, there are different players making the profit. सबसे ज़्यादा profit किसको आता है? Cultivator को आता है. So this kind of analysis we need to do for bamboo farmers, ताकि we know कि किसको ज़्यादा पैसा मुनाफा हो रहा है. Again, bamboo shoot का value chain जो हो रहा है. Then you have the bamboo mat clusters in Kerala and in Nagaland. इससे bamboo mat board बनाता है. Then clusters है. So इनसे क्या बनता है? Bamboo mat board और roofing sheet बनता है. Then this again we talk about non-plastic. So recently, last week, I did a workshop in Imphal for packaging of food products with bamboo. हम लोग food products बनाते हैं, we pack in plastic and other. So we are also trying to develop products for packaging, gift packaging, Diwali packaging. There are a lot of packaging required. Then furniture, then stick unit. ये सब machine असम में चाइना से लाके पड़ा हुआ है, because it didn't work in Assam. So these are lessons we have learned practically. Then bamboo charcoal, another area. So bamboo charcoal का value chain ये है. Then bamboo charcoal products कहाँ का लगता है? Bamboo deodorizer, deodorant spray, mosquito spray, animal feed, agriculture insect spray, bamboo charcoal for water purification. So bamboo charcoal से भी बहुत कुछ हो सकता है. Like this lady, I met her in Vietnam. She is buying bamboo at 1 rupee per kg. 1 rupee per kg because she is buying only the wastage part. सिर्फ जो वेस्टेज से खरीद रहे हैं. But what she does, she makes into charcoal, she exports to Japan. These are her brand is going to Japan. But if I have to make charcoal in India, मेरा खरीदने का दाम 4 रुपया 5 रुपया आएगा बैम्बू 1 किलो का. We cannot sustain with that. We cannot sustain. Very frank. आप ट्राई कीजिए, it will not sustain. आप बोलेगा बैम्बू इंडस्ट्री नहीं लगाने का. So we have lot of bad, idea about bamboo, how the value chain. Then even with wastage in Thailand, they use for body scrubber. In spa and all, they use the bamboo for body scrubber. Then bamboo processing model. These are some model. देखिए, here in India, जो आदमी करे, एक ही आदमी करता है, तो our wastage are very high. But in China or in Vietnam, सब part अलग-अलग जगह पे जाता है. So the wastage is hardly 5 to 10%. We have to come to this kind of management if we have to succeed in India on an optimization price if we have to compete with import. Professor Ranjan also spoke about the local seedlings. I will not go, but these are the model in Thanh Hoa province. Thanh Hoa is one of the province in Vietnam. मैंने Thanh Hoa province में गया, मैं पूछा farmers लोग को, गवर्नमेंट आपको क्या हेल्प देता है? हम लोग को यूरिया देता है बैम्बू लगाने, बैम्बू के लिए. I was very surprised. Government give them fertilizers as subsidy, not money.
so that the bamboo can grow well. But we can't think of that in India, right? So they give water sprinklers. These are the support to be given to the bamboo farmers if you have a very good bamboo. So there are farmers, there are collectors, there are traders, but इसको क्या करना चाहिए in India also? We have to divide among ourselves as a bamboo farmer, small and micro enterprises and finishing. जब तक ये मॉडल नहीं होगा, I don't see that Indian bamboo industry can grow. एक आदमी सब कुछ करता रहेगा तो नहीं होगा. Then, like this is the model in Oita in Japan. There's a forest management. So even in Japan, there is a system how bamboo is managed. Same thing in Kyoto. The bamboo forest management, bamboo collectors, bamboo production. There is a job role for everyone, so that everyone can benefit from the entire supply chain and this thing. This is in Chiang Mai. Chiang Mai, there are one village, one product. मैंने गांव में गया तो they are making only one basket. दूसरा गांव में गया तो पूरा गांव is become a tourist destination. Bamboo के exhibition कर रहे हैं. Tourist comes there. हम तो यहाँ से दिल्ली हाट लेके जाता है. Delhi Haat comes to the village. You know, this is when we talk about bamboo village, Nilam ji, you should include this kind of bamboo village where the artisan can display bamboo, can demonstrate which they can buy. So even in bamboo toilets, I have worked with bamboo toilets. We made bamboo toilets in Nagaland. It was inaugurated by the then governor, Acharya ji. This is the bamboo broom. We want to promote bamboo. All the municipality in India request bamboo broom. Can you supply bamboo broom? सिंपल सी बात करूं, बैम्बू को झाड़ू देने में हमको लाखों लाखों झाड़ू चाहिए. कौन देगा झाड़ू? आप अगरबत्ती की बात छोड़िए. This is the bamboo broom we promoted. This is the bamboo toilet we promoted in Kaziranga National Park. And these are some of my work in Northeast. I made 2 bridges, footbridges in Assam, in the heart of Guwahati, approved by PWD. And there are some ecotourism taking place. So these are some of the pictures from my work. This is the footbridge in Guwahati next to Taj Vivanta. I wish that Nagpur should have this kind of footbridge with bamboo. This will attract and also eco-friendly. This is another footbridge in Shukleshwar Mandir. And I have taken the concept from the Mandir. All the designs are from the Mandir. And this was inaugurated by the present Chief Minister of Hemanta Biswa Sharma, both the bridges. And you can download this app. I have also developed an app called BAMTech app. You can download this app. A book was released by Gadkari ji 2 years back in his house. So these are some of the value chain. Here 6 value chains are given in my book. So World Bamboo Day is a day which I had started 15 years back in Bangkok when I was the president of World Bamboo Organization. So this is where the World Bamboo Day started. This year is going to be 15 साल होगा. Chiang Mai में I am organizing this in Chiang Mai in Thailand where I started. This was in Nagaland, the second World Bamboo Day, where the Vice President of India had come. So now let me come to the point where I was asked to speak. These are the points. मैंने जो पहले दिखाया, I wanted to show you a bit about the bamboo value chain, ताकि आप समझ पाएगा कि bamboo value chain में क्या होता है, कौन-कौन actor है, कौन-कौन player है, कौन सा model हो सकता है. Now to improve bamboo quality plantations, there are many things that we can do. मैंने उनको GST के बारे में लिखा है. Regarding new policies, need for bamboo skill council मैंने बोला is required. Certification standardization of bamboo products is required. Bamboo business incubation center चाहिए. We need a good business incubation center for bamboo. So these are my recommendations. Next is like enabling enterprise. Agarbatti production require more than 50,000 tons of sticks, 90% of which is import from China, Vietnam. 10 to 15% sticks demand is made domestically. So this is another big challenge. It's like a food industry. Then also NID is working on bamboo standardization. One species, one product. Standardized product like देखिए IKEA जब से आया था, IKEA बार-बार बोल रहा है कि they want to buy bamboo furniture. Bamboo chopping board, number 1. Chopping board is not a big skill. अभी तक क्यों नहीं खरीदता है? आप बोलिए क्यों नहीं खरीद रहा है? IKEA क्यों नहीं लेता है? Why are they not buying now? अभी कोई मीटिंग में नहीं आता. पहले तो bamboo मीटिंग में आता था. I will buy bamboo chopstick, I will buy bamboo board. But जब से मॉल खुला है, कभी नहीं आ रहा है because they give 2 or 3 clause. Forest certification चाहिए, FSC चाहिए. माने they will put all the clause which we can't do. Why? Why? Because the import from Vietnam is cheaper. Simple सी बात है. Vietnam में उनका सप्लायर इंडिया से सस्ता दे सकता है. But why can't they do now? So these are some question mark I give to you. Then standardization of products, review of regulatory system जो अभी बोला transit pass के बारे में. There should be a national transit pass system for bamboo. Also there is the need for a national bamboo development authority, like tea board, rubber board के तलब ऐसा. Gadkari ji को I just reminded him on this issue. We need a regulatory board, not a mission, not a board, but
नेशनल बैम्बू डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जैसे टी रबर जैसा, एंड पायलट प्रोजेक्ट टू बी आइडेंटिफाइड स्पेशल बैम्बू इकोनॉमिक जोन विद इंटीग्रेटेड बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क। देखिए अभी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और नेशनल बैम्बू मिशन नॉर्थ ईस्ट में 800 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहा है, 800 करोड़। आउट ऑफ इस 400 करोड़ इज डन बाय एडीबी, 400 करोड़ इज डन बाय नेशनल बैम्बू मिशन इन 5 states of North East: Assam, Manipur, Nagaland, Meghalaya and Mizoram. Okay? But the nice part of this scheme, I am with ADB, they will have an integrated bamboo park. एक bamboo park बनाएगा हर state में. In that park, all the players will be there. So why not you request Government of India to extend the ADB project to Maharashtra? After all, it is a loan given by ADB to Government of India. And when I spoke to National Bamboo Mission, बोले आपके पास इंडिया के पास 800 करोड़ नहीं है क्या कि आप ADB से लोन मांग रहे हो? नहीं मिस्टर सलाम, ऐसा नहीं है. We want to see that you bring the best practices. That was the reply from National Bamboo Mission. हमारे पास 800 करोड़ नहीं है कि इसको फंडिंग करने के लिए. Why are we demanding this money? Because ADB will bring the best expertise available in the world. That's why they are doing this project. Then social structure के लिए policy, regulations. So there are many things I will not line by line. You can see that there are NREGA में होना चाहिए. There are a lot of gaps. New road construction. Like Mizoram Chief Minister used to always say, हमको bamboo road चाहिए, bamboo road चाहिए, हमको bamboo roadway चाहिए. Why? Extraction is the biggest problem in bamboo. So these are issues we need to see that about extraction. Then community livelihood generations require intervention through PPP model. Bamboo sequoia require subsidy. Like any other thing, we need good subsidy in bamboo. Then coir, like मैंने दो चीज स्टडी किया, एक तो कोयर बोर्ड और एक तो स्पाइस बोर्ड. आप नॉर्थ ईस्ट का हर गांव में जाइए, आदमी बैम्बू उखाड़ के रबर, टी, कॉफी लगा रहे. क्यों? देयर इज अ बोर्ड प्रमोटिंग दैट. देयर इज अ बोर्ड गिविंग सब्सिडी. द बोर्ड एक्ट्स एंड टू एंड, राइट फ्रॉम प्लांटेशन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग. आप अंडा खाने के लिए बोलते हैं, अंडा खाओ मजबूर होता है, राइट? इवन फॉर अंडा वी प्रमोट, बट बैम्बू के लिए हु इज प्रमोटिंग? नोबडी इज प्रमोटिंग. नोबडी except Amitabh Bachchan एक दो बात बोलता है, साइकिल अगरबत्ती पहन के, not for bamboo, right? So I don't see anyone promoting bamboo. So national bamboo development can be created. इसे तो हमने बहुत डिस्कशन किया कि नेशनल बैम्बू बोर्ड होना चाहिए या अथॉरिटी होना चाहिए. स्पाइस बोर्ड और ये रबर बोर्ड ने बोला कि सर बोर्ड में काफ़ी कॉन्स्टेंट है, डोंट गो फॉर बोर्ड, गो फॉर एन अथॉरिटी. सो आई विल सजेस्ट द हाउस दैट यू रिकमेंड that a national bamboo development authority should be set up. It can be headquartered in Nagpur, it can headquartered anywhere, but its time has come because our dreams are very high. Our dreams are very high on bamboo. We are thinking, like we have reached the moon, but it is not exactly. Ground में कुछ नहीं है, खाली है. So ये 3 चिट्ठियाँ हैं मैंने लिखाया था to the Prime Minister of India. One is by Mr. Jitendra Chaudhary, former MP and the Northeast MPs Forum Chairman, to set up a bamboo board. Then next letter was from the Chief Minister of Nagaland, again to the Prime Minister, requesting to set up a national bamboo board. I have not seen any reply. This was 10 years back. But we can still give another try. So again, as I said, I was also one of the tenderers for this project in Kemkoda Airport for L&T. Itna sundar banaya, made in China. So I feel the same that we are importing bamboo to make a beautiful airport. We should be that our industry is capable to make this kind of airport. Even Adani is going to make the Guwahati airport with bamboo from China again. So I think time has come that we should, when we said make Atma Vir Bharat or whatever, make in India, why not this bamboo should be made in India? It should not be always slogan. It should be done in practical. So thank you so much for listening. Thank you, sir. This is a time to have the focus approach in the growth of bamboo sector. I think OP, one tabon, one product, that is a one village, one product kind of approach need to be cultivated in our country so that and the whole industry structure. I request Sunil Joshi, sir, to give a moment to Kame Salam, sir. Our next speaker is Dr. Lal Singh, who is the principal scientist of NIRI Nagpur. His topic is scope of developing industrial bamboo plantation in Vidarbha. Dr. Singh is a ecological, has a topic like ecological restoration, bamboo ecology, more than 5 research projects, more than 15 publications,
more than 5 published papers in national and international seminars and conferences, and around 3 awards he has been awarded with for his work in bamboo. I request sir to share his experience with the audience. Thank you, sir. सभी को नमस्कार। जैसा कि हम आज डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल बैम्बू प्लांटेशन इन विदर्भा। दोस्तों, विदर्भा में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 11 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 9.7 मिलियन हेक्टेयर्स we have 329 million hectares land, in which 94 million hectares land is degraded as per the government of India records. You can see Maharashtra on the top. If we talk about the Maharashtra, just you can see more than 13 million hectares of land is degraded by various categories. If we talk Rajasthan and other states, if we talk about the Maharashtra, we have 30.77 million hectares land. 30.77 million hectares change का जो चाहिए था, 30.77 million hectares land we have. If we take out, this is the degradation, just you can see. If how we will change. So if we talk about the Vidarbha, in the Vidarbha, just you can see we have 11 districts. In 11 districts, 9.7 million hectares land. Just you imagine the both two divisions. We have Nagpur division 6 district and Amravati division 5 districts. We have 120 talukas. In 120 talukas, just you imagine we have this much of the degraded land we have. In every way, say this is authentic data, nothing is the manipulations, everything is authentic. Just you can see approximately 1 million, means 10 lakh hectares land we have the degraded in the Vidarbha region. In the 11 districts we have, just it is categorized. So generally we are producing this much of the different minerals which are the more than 90% in the Vidarbha. Just you can imagine in 11 districts, only 2 districts we have in which we don't have any minerals. One is the Wasim and another is the Akola, and otherwise we have the more than 90% of the minerals in the Vidarbha of the Maharashtra. So on all the minerals is having in 26,000 hectares area covered by 14,000 hectares given on the lease, and we have this much of the area of the resources of the Vidarbha. Just you can see different minerals. If we talk about the bamboo, you know bamboo on the global level we have 1.37 million hectares, 1.37% on the global perspective. If we talk this much of the bamboo we have. If we talk about the total species, 1821 species of 139 genera. If we talk about our country, so we have 31 genera in the forest, 31 genera naturally available in the forest, having 137 species. Just you can see here. So this much of the diversity we have. Just you can see Bambusa 26, Dendrochromis 16. Most of the tropical parts we have the Dendrochromis and the Bambusa genus, which are having the more than 40% of bamboo diversity. Just to imagine, in India we have 16 million hectares area, 16 million hectares area covered by the bamboo forest. Just you can see, if we talk about our country, अगर हम अपने देश के बारे में कहें, 4.87% बैम्बू से कवर्ड है। हमारा जो देश का जो क्षेत्रफल है वो बैम्बू से कवर्स है। अब इन्हीं डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए 2 तरह के बांस होते हैं, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल, ये हम सभी जानते हैं, और एक मिक्स पोडियल होता है जिसकी डिस्टेंस ये बांस होते हैं। और जो सिम्पोडियल जो बांस है
वो जनरली ट्रॉपिकल पार्ट्स में ग्रो होता है, एक इसकी स्पेसिफिक इकोलॉजी होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विदर्भा के लिए 10 स्पीसीज हमने लगभग 28 स्पीसीज पे काम किया रिसर्च के बेसिस पे। ऑन बेसिस ऑफ विदर्भ रीजन में मैंने 1200 एकड़ में विदर्भा में बैम्बू लगाया है, और वो 1200 एकड़ के लगभग 120 प्रोजेक्ट के एरिया हैं जहाँ वो बैम्बू अभी भी है, और ये मोस्ट ऑफ जी जो हमारे मित्र हैं उन्होंने देखा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये बैम्बूसा बैम्बोस है, ये इसको कटांग भी कहते हैं लोकल भाषा में। ये होमस्टेड स्पीसीज है, हमारी नेचुरल स्पीसीज है, नेचुरल रीजनरेशन होता है, और इसकी फ्लावरिंग भी नेचुरल। जब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये बालगुआ से भी अच्छी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लेकिन लोगों को एक ही समस्या है, इसको काटने में थोड़ी समस्या आती है। जो इसके अंदर स्पिकुल्स हैं, जो कांटे वाली प्रॉब्लम्स है, दैट पार्ट वी आर वर्किंग विद इन मंथ और विद इन 2 मंथ दैट स्पिकुल्स जो कांटे हैं वो हम हटा देंगे। इस पर हम क्रिटिकली काम कर रहे हैं अच्छे से। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी हम सब विदर्भवासियों के लिए, कि फिर हमारे लिए ऐसी स्पीसीज हो जाएगी जो जिसको पानी की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ रेन फेड एरियाज में बगैर पानी के भी हम इसको अचीव कर सकते हैं। इस पर हम काम कर रहे हैं। और ये जो बैक्टीरिया हमने आइडेंटिफाई करे हैं, ये इनके राइजोस्फीयर्स में डालते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत तेज हाई होती है। इन 3 से 4 गुना ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाती है। दूसरी जो स्पीसीज है बैम्बूसा बालकुआ, ये इरीगेटेड स्पीसीज है, इसके लिए सिंचाई की ज़रूरत है। और एक मैं सभी को एक सलाह देना चाहूँगा, पिछले 12 साल से मैं बैम्बू पे ही रिसर्च कर रहा हूँ विदर्भा के लिए। 1200 एकड़ एरिया में मैंने विदर्भा में लगाया है। वैसे मोर देन 6000 हेक्टेयर्स एरिया में मैं प्लांटेशन का काम कर चुका हूँ ऑल ओवर कंट्री में, डिफरेंट अदर स्पीसीज़ को लेकर के। लेकिन मेरी ये सोच है कि बैम्बूसा जो बालकुआ इरीगेटेड स्पीसीज है, बहुत अच्छी स्पीसीज है, लेकिन इरीगेशन रिक्वायर है। विदर्भा में अगर कोई बैम्बू लगाना चाहता है तो वो अक्टूबर से प्लांटेशन करना चाहिए उसको। देखो थोड़ा सा अजीब सी बातें हैं। मेरी ये सोच है, राइजोस्फीयर्स को हमें बढ़ाना है बरसात आने से पहले, तो अक्टूबर से स्टार्ट करें और वो फरवरी तक ये काम कर सकता है, मार्च तक। उसके बाद में जैसे ही उसका राइजोस्फीयर्स जड़ें जब बढ़ जाएंगी अच्छे से और बरसात पे वो छोड़ देगा उस चीज़ को, तो 1 साल रिड्यूस कर सकते हैं हम, 1 साल कम से कर सकते हैं, 1 साल जल्दी हम प्लांटेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो ले सकते हैं। वो कैसे मैं बताऊंगा। तो ये स्पीसीज पहली है। दूसरी स्पीसीज है बैम्बूसा बालकुआ। मैं ये इसके फंगल कंजोर्सिया है जो हमने लैब में डेवलप करा है। ऑन रिक्वेस्ट बेसिस पे हम इसको दे सकते हैं अपने फार्मर्स को। अगर और भी कोई चाहे तो अगर कोई मेल करे हमको, हम दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदमी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कंजोर्सिया हमने डेवलप किया है। ये बैक्टीरियल कंजोर्सिया है बैम्बू के लिए। इन बैक्टीरिया को देने से ग्रोथ जो राइजोस्फीयर, पौधों की जड़ें, देखो पौधों की जड़ों के लिए मीठा चाहिए। तो इनिशियली मीठा, जब इनके राइजोस्फीयर्स में मीठा मीन्स सी और एच, जब हम कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट जब डालते हैं तो ये उसको खा करके खट्टा मीन्स मिनरल्स, और मिनरल्स हमारी मिट्टी में 45% होने चाहिए। अब ये तीसरी स्पीसीज है बैम्बूसा टुल्डा। बैम्बूसा जो टुल्डा है वो भी कॉमर्शियल स्पीसीज है विदर्भा के लिए, लेकिन इरीगेटेड स्पीसीज है, पानी चाहिए। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, लगाने से पहले ये शेयर कर लें, इसको पानी चाहिए। इरीगेटेड स्पीसीज है विदर्भा के लिए, लेकिन कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। ईजिली इट कैन ग्रो। बैम्बू को ग्रो करने में कोई भी समस्या नहीं है, कोई ऐसी नहीं है। अच्छा सीटेबल मटेरियल चाहिए ग्रो करने के लिए। इनकी जो सैपलिंग्स है वो 6 फीट से ऊपर की चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। और ये जो बैम्बूसा वल्गैरिस है, बैम्बूसा एफिनिस है 5वीं स्पीसीज। बैम्बूसा वल्गैरिस के बाद में ये सूडोऑक्सिनल स्टॉक्सी है। ये पुणे रीजन में, कोकण के रीजन में ईजिली नेचुरली पाई जाती है स्पीसीज। वहाँ का नेटिव है हमारे विदर्भा का स्टॉक्सी, लेकिन हमारे विदर्भा में बहुत अच्छा चलता है। और जहाँ रेड सॉइल है, ब्राउन कलर की सॉइल है, आयरन रिच मिट्टी है, उसमें भी चलता है, लेकिन उतनी मोटाई नहीं मिल पाती है दोस्तों। मानगा उतनी मोटाई नहीं मिल पाती है। इसके सारे कैरेक्टर कितने पीएच पे ग्रो हो सकती है, ये सारी चीज़ दे रखी हैं। इसमें आप पढ़ सकते हो। 8वीं स्पीसीज है थायरोसिचा टी ओलिवेरी, बहुत अच्छी स्पीसीज है, मार्केट वैल्यू भी है। ये जो हमने 10 स्पीसीज जो फाइनल करी हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के करी हैं कि इनकी मार्केट ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है। उन सब को ध्यान में, राइजोस्फीयर्स कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके
10वीं सिफेलोस्टेचम परगेसिल, इसका नाम पहले सीजोस्टेचम था, अभी नाम चेंज हो गया, सिफेलोस्टेचम परगेसिल है। ये गढ़चिरौली में नेटिव है। बैम्बूसा नूतन, बैम्बूसा टुल्डा, बैम्बूसा बैम्बूस और सीफेलोस्टेचम परगेसिल ये प्राकृतिक रूप से गढ़चिरौली के एरियाज़ में पाई जाती हैं। और वहाँ भामरागढ़ वाले एरिया में मैं खुद गया हूँ, मैंने वहाँ से खुद सैंपल्स लिए हैं, इसलिए मैं ये इनकी आइडेंटिटी प्राकृतिक रूप से है, तो ये हमारे एरिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा है डेंडोकलमस स्ट्रैक्टस, इसको मानवेल कहते हैं। मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा, इसका जब भी सीड कलेक्ट करना, अभी जैसे अभी ऑनरेबल गडकरी साहब कह रहे थे कि फ्लावरिंग हो गई, तो इसका जो फ्लावरिंग पीरियड है आप देख सकते हैं कि ये 30 साल से स्टार्ट होता है, डिपेंड ऑन द स्ट्रेस। कभी 25 साल में भी फ्लावरिंग हो सकती है, टोटली डिपेंड ऑन द स्ट्रेस। तो इस तरीके ये स्पीसीज हैं, ये 10 स्पीसीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ का कितने अल्टीट्यूड का, कितने सॉइल की पीएच पे, क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत लगती है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, गढ़चिरौली का जो अच्छी वैरायटी का डेंडोकलमस स्ट्रैक्टस का सीड से अगर तैयार करना चाहते हैं, जो भी नर्सरी वाले लोग वहाँ से सीड लें। बैम्बूसा बैम्बूस का भी सीड वहीं से लें, वो अच्छा सीड है, अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का सीड्स है। और अगर उधर से नर्सरी अगर कोई कर रहा है तो वहाँ से ही इन पौधों को मंगवाएं, बेस्ट होगा। बाद बाकी ये CSR नीरी ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, इको रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। मित्रों बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इस सिंपलिसिटी से हम अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। हम देखो विदर्भा में हमारे पास मिट्टी नहीं है, हार्डली 1% मिट्टी है। मिट्टी का मीन्स होता है 2 mm से नीचे की मिट्टी। बाद बाकी ग्रेबल्स, पेबल्स, स्टोन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट जो हमारे पानी से उसमें ऊपर की लेयर्स में, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है। इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट सही है, साइट करेक्टर, सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज इंपॉर्टेंट है। जो 120 तालुकाएँ हमारे विदर्भा की, वहाँ के लिए सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज, कौन सी बैम्बू हम किस एरिया के लिए किस बेसिस पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन सबको ध्यान में रख के सिलेक्शन चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको लगाना क्या चाहिए। तो वो 10 स्पीसीज जो हमने बताई हैं, किस तालुका में, तालुका के हिसाब से भी मैं लिस्ट दे सकता हूँ, वो हमने आइडेंटिफाई करी हैं। किस एरिया में किस तरीके की लैंड है, कैसे सरफेस इरोजन को रोका जा सकता है। देखो सरफेस इरोजन जो मिट्टी का कटाव है बहुत बड़ी समस्या है विदर्भा में, क्योंकि हमारे पास मिट्टी ही नहीं है, इस तरीके की मिट्टी है। यही हकीकत है, यही सत्य है। कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के छोटी छोटी कंकड़ी ये फॉर्म ले लेती हैं, और ये ज़मीन के नीचे से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, ये गति नहीं करते। अगर पानी में ऊपर की सतह पा गए तो धीरे धीरे एक लेयर्स डेवलप कर देते हैं। शुरू में वो वाइट कलर की लेयर बनती है, बाद में इस तरीके की ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देती है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, लेकिन इनको बैम्बू बहुत अच्छे से खा लेता है, इनको बैम्बू अच्छे से खा लेता है। इसके जो रूट सिस्टम्स होती हैं इन कैल्शियम मैग्नीशियम को ईजिली फाइटो रेमिडिएट कर देता है विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स। तो मिट्टी, जैसा कि मैंने बताया, ऐसी मिट्टी की परिभाषा यही है कि ऐसी मिट्टी जो कम से कम 5% मीठी, C और H 5%, 45% खट्टी, मिनरल्स उसमें 45 और 25% हवा, 25% पानी, उसको कहते हैं मिट्टी। तो ऐसी मिट्टी जो 5% मीठी, C और H ऑर्गेनिक मैटर 5% और 45% मिनरल्स, 25% हवा, 25% पानी, ये होती है मिट्टी, सॉइल। तो अगर ये और सॉइल के ये पैरामीटर्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स हमारे पास होने चाहिए। ये पता रहना चाहिए कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे किसान भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए जो बैम्बू को कॉमर्शियल की तरह खेती करना चाहते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स की जानकारी रहनी चाहिए, मेरी मिट्टी में क्या है, क्या डालने के लिए कितने खाद की ज़रूरत है और कितने कौन से वेस्ट की ज़रूरत है, जिससे हमारी ये फुलफिलमेंट हो जाए। तो ये कुछ डिग्रेडेड लैंड्स पे जो प्लांटेशन करते हैं, ये मैंने यहाँ दिया है। 6 फीट, कम से कम 6 फीट का पौधा हमें लगाना है। अगर वाकई में ही कॉमर्शियल प्लांटेशन करने जा रहे हैं, 6 फीट या उससे ऊपर का पौधा लगाना है। और ये जो ये गड्ढा है, देखेंगे आप, ये हमने सब दिया है 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर का या 80 × 80 सेंटीमीटर का गड्ढा करना है। जब 6 फुट का पौधा लगाएंगे, उसके राइजोस्फीयर्स में अमेंडमेंट करने के लिए सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी को जब तक हम फोका नहीं करेंगे, जहाँ हम पौधा लगा रहे हैं उसको ठीक से लूज नहीं करेंगे, तब तक हमारी मिट्टी से अपटेक होना बहुत संभव नहीं है, बहुत टफ है।
तो ये सारे पैरामीटर्स, पिट का साइज कितना होना चाहिए, किस तरीके से प्लांटेशन करना है, ये हमने फ्लाई एश के डंप पे कुछ काम किया है। आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, फ्लाई एश के डंप पे हमने जो काम किया है, ये लगभग 224 एकड़ का कोराड़ी और खापरखेड़ा में एरिया है और 70 से 80 एकड़ का एरिया ये यहाँ है चंद्रपुर में फ्लाई एश के डंप के ऊपर। तो इस तरीके से हम पॉल्यूशन बैम्बू लगा कर विद इन 2 ईयर्स में इस टेक्नोलॉजी से 40 फीट या इससे ज़्यादा की हाइट हम ले लेते हैं। ये रियल सत्य है, एनीबडी कैन गो एंड विजिट। सो ये इस तरीके बस तो ये इस तरीके के एरियाज हैं जो हमने कवर्ड करे हैं। तो जस्ट यू कैन सी बहुत सारे एरियाज हैं। एक हेक्टेयर्स के एरिया में हम लगभग इतनी ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं 98 टन आफ्टर 4 ईयर्स। अगर पहले प्लांटेशन करते हैं 4 साल के बाद में 98 टन ऑक्सीजन और 40 टन बायोमास हम 4 साल में पर हेक्टेयर्स निकाल सकते हैं। ये रिसर्च के बेसिस पे डेटा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर। Thank you, Dr. Lal Singh sir. I request Sunil Joshi sir to give vote of thanks. I request Sunil sir to give memento to Divya Munot madam. Because of short of time, we could not actually complete all speakers and speeches, but yeah, this is a fact of life. I request Sunil sir to give memento to Shinde sir. शिंदे सरांचं बांबू ब्रशचं युनिट आहे पुण्याला, टूथब्रश वगैरे आणि FMCG प्रोडक्ट्स ते बनवतात आणि दिव्या मुनुत मॅडम ह्या इंजिनियर बांबू बनवतात गुवाहाटीला. धन्यवाद आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उपस्थिति कम थी लेकिन जेन्युइन लोग थे, बातें अच्छी हुई, कुछ रह गई, दूर दूर से आए थे लोग, सभी लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हो गया, ये घोषित करता हूं। धन्यवाद। मी समीर देशमुखांना विनंती करतो की त्यांनी सुनील सरांना मोमेंटो द्यावा. सर Thank you everyone.